206 फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ थोरियम 230। आई डू रिमेम्बर, इस तरह का बिल्कुल इसी तरह का सवाल हमने एमसीक्यूज में भी किया था, अगर आपको याद हो, इक्वेशन बनाकर हमने सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पर भी हम अज्यूम कर लेते हैं कि जी जो अल्फा पार्टिकल्स हैं, एक्स अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं और वाई जो है वो बीटा पार्टिकल्स एमिट होते हैं। ठीक है, तो भी कर लेते हैं। अच्छा जी, वो किसी को मैं एडमिट कर लूं, कोई उधर वेट कर रहा है, कौन है भाई? अच्छा जी, मीर साहब, चलिए जी, आइए कंटिन्यू करते हैं। तो हम पहले इसकी एक इक्वेशन लिख लेते हैं। थोरियम डिके होता है, सॉरी, थोरियम 9230 डिके होता है और लेड फॉर्म होता है। लेड का न्यूक्लियाइड 82 और 206। एक मिनट बेटा, चलिए जी, 82 एंड 206, ये तो हमें गिवन है। अब कितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट होते हैं, तो हमें एक अल्फा पार्टिकल का तो पता है, उसका मास नंबर 4, प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर 2। इसी तरह से बीटा नेगेटिव का भी हमें पता है, -1 और 0। लेकिन अब कितने अल्फा पार्टिकल्स एमिट हुए, वी डोंट नो, सो वी अज्यूम x। कितने बीटा पार्टिकल्स एमिट हुए, वी डोंट नो, सो वी अज्यूम y। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, ये आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी। मैं आपको इक्वेशन बना के दिखा देता हूं यहाँ पे। 206 प्लस 4x, ये अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 है एंड देयर आर x अल्फा पार्टिकल्स, तो वो 4x हो जाएगा, x प्लस x प्लस x प्लस x। और बीटा का तो मास नंबर 0 है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय y करेंगे तो वो 0 ही रहेगा। फिर मैं इसको लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो मास नंबर है वो है 230। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहां से x आ जाएगा 230 माइनस 206, ये 24 हो जाएगा, और x 24 डिवाइड बाय 4 इज 6, तो x 6 आ गया। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी कहां से? दूसरी इक्वेशन बनेगी प्रोटॉन नंबर से बनेगी, वो भी बना लेते हैं हम। राइट हैंड साइड पर 82 प्लस 2x माइनस y इज इक्वल टू 90। और इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू हमारे पास है 6, 90 माइनस 82, 8 हो जाएगा। 90 माइनस 82 इज 8, और इस तरह से y आपके पास आ जाएगा 12 माइनस 8 इज 4। तो जी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 6 अल्फा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं, और बीटा पार्टिकल्स जो है वो 4 एमिट हो। ठीक है, देख लीजिए। तो उस तरह इक्वेशन बना के आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए वी मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट। पार्ट सी में कह रहे हैं अ मेसॉन हैज ए चार्ज ऑफ -1 e where e is the elementary charge. The quark composition of the meson includes a charm antiquark. चार्म एंटीक्वार्क को आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी फॉर चार्म, और ऊपर जो एक बार लगाया आपने वो एंटी को रिप्रेजेंट करेगा। स्टेट एंड एक्सप्लेन अ पॉसिबल फ्लेवर, फ्लेवर यानी टाइप ऑफ अदर क्वार्क इन द मेसॉन। अगर आपको याद हो, मेसॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कि मेसॉन जो है ये हेड्रॉन्स होते हैं जो सिर्फ 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं, और उन 2 क्वार्क्स में एक क्वार्क होता है और दूसरा एंटी क्वार्क होता है। तो उन्होंने हमें एक एंटी क्वार्क तो बता दिया, अब हमें जो दूसरा क्वार्क है वो बताना है। तो देखिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इसको अटेम्प्ट कैसे करेंगे?
तो इसको हम अटेम्प्ट ऐसे कर लेंगे। एक तो हमें पता है ना, एक एंटी क्वार्क हमें पता है, और दूसरा जो क्वार्क है उसको फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, दूसरा क्वार्क कोई एक्स है, तो दोनों का चार्ज हमें मालूम करना है। तो टोटल तो उन्होंने हमें बता दिया है कि टोटल चार्ज कितना है मीजॉन के ऊपर -1 e। एंटी क्वार्क जो है, ये एंटी चार्ज क्वार्क जो है, इसका जो चार्ज होता है वो -2/3 e होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि जी ये हो गया -2/3 e प्लस ये जो दूसरा क्वार्क है उसके चार्ज को मैं Q से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इन दोनों का टोटल चार्ज जो है वो -1 e के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से आप Q जो दूसरा क्वार्क है उसका चार्ज आ जाएगा, और उस चार्ज से हम उस क्वार्क को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो Q इज इक्वल टू 2/3 -1 e। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/3 e। अब आपको उन क्वार्क्स के बारे में सोचना है जिनका चार्ज -1/3 e है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को बताया था ऐसे 3 क्वार्क्स हैं जिनका चार्ज जो है वो -1/3 e होता है। एक है डाउन क्वार्क, दूसरा बॉटम क्वार्क, तीसरा स्ट्रेंज क्वार्क। तो इस सवाल का आंसर जो है उसमें पॉसिबिलिटीज हैं, जो अदर क्वार्क है मीजॉन के अंदर, जो दूसरा क्वार्क है, इट कुड बी डाउन क्वार्क और बॉटम क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क। तो एग्जाम में आप कोई भी एक लिख सकते हैं, लेकिन ये जो वर्किंग ऊपर की है ये आपको दिखानी होगी, और उसके बाद आप नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों मेंशन करना चाहे आप तीनों मेंशन कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। इट कुड आइदर बी डाउन और बॉटम क्वार्क। मैं सैम्पल लिख रहा हूं, अगर आप वर्डिंग्स में लिखना चाहें तो वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। तीन में से कोई एक भी अगर आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए आगे चलते हैं। ओके जी, अब क्या कह रहे हैं, ये भी अक्टूबर नवंबर 23 है, वेरिएंट 21 है, पार्ट 1, सॉरी पार्ट 1। द रिजल्ट्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, याद है आपको लास्ट क्लास में हमने इसी को डिस्कस किया था, लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। State the results that suggested that most of the mass of the atom is concentrated in a very small region and most of the atom is empty space। तो आपको वो ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्वेशंस बतानी है जिसकी बेस पर ये रिजल्ट कंक्लूड किया था कि जी मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। ठीक है, तो आई होप कि अगर आपको याद है तो पहला, आपको याद होगा जी, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट गुजर गए थे या वेरी स्मॉल एंगल 10 डिग्री तक डिफ्लेक्ट हुए थे। एक मिनट में जरा से इसको गिरने देना, इसको जरा मैं चेंज कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स passed straight or deflected through very small angle up to 10 डिग्री। और दूसरा था
very few alpha particles were deflected very few alpha particles were deflected through angle greater than 90 डिग्री। तो ये 2 पॉइंट्स आप लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। सर आप एक दफा इससे ऊपर वाला क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो, जरा समझ नहीं आया। देखिए सबसे पहली चीज ये कि मीजॉन क्या होता है। मीजॉन जो है वो नॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं जो 2 क्वार्क से मिलकर बनते हैं। असल में पार्टिकल फिजिक्स में बहुत सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर वो नहीं याद हुई आपको तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मीजॉन कंसिस्ट ऑफ या मेड ऑफ 2 क्वार्क्स। ये जो 2 क्वार्क्स हैं इसमें से एक क्वार्क होता है और दूसरा लाजमी एंटी क्वार्क होगा। तो ऊपर उन्होंने सवाल में जो मीजॉन है उस वो जो जिन 2 क्वार्क से मिलकर बना है तो उसमें उन्होंने आपको एक क्वार्क बता दिया, 4 एंटी क्वार्क ये उन्होंने आपको बता दिया। ये आपको दूसरा जो क्वार्क है ये मालूम करना है और उस मीजॉन पे यानी मीजॉन जिन 2 क्वार्क से मिलकर बना है तो उस मीजॉन के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो -1 e है। तो देखिए हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो दूसरा क्वार्क है उसका चार्ज हमें नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन एंटी क्वार्क जो है, चार्म एंटी क्वार्क, इसका चार्ज तो हमें मालूम है, वो -2/3e होता है। तो ये चीजें आपको मैंने कहा था याद रखनी है, ठीक है। इसका चार्ज होता है -2/3e। जो दूसरा क्वार्क है उसका चार्ज नहीं मालूम, चार्ज मालूम करेंगे, लेकिन इन दोनों का जो टोटल चार्ज है वो -1e है। यानी मैं क्वार्क के चार्ज और एंटी क्वार्क के चार्ज को ऐड कर लूं तो ये मेरे पास टोटल चार्ज -1e आना चाहिए। तो अब इसके बाद हमने किया ये कि ये जो दूसरा जो क्वार्क है इसका चार्ज हमने मालूम कर लिया। तो आप Q को सब्जेक्ट बना लीजिए, ये वहां जाके साइन चेंज होकर 2/3e -1e, एलसीएम लेके सॉल्व करें आप तो ये आपके पास आ जाएगा। जो दूसरा जो क्वार्क है मीजॉन, जिस मीजॉन के क्वार्क कंपोजिशन में जो दूसरा क्वार्क है उसका चार्ज -1/3e है। अब 6 क्वार्क्स मैंने आपको बताए थे अगर आपको याद हो, ठीक है। टॉप, अप, स्ट्रेंज, बॉटम, डाउन, चार्म, इन 6 में से 3 का चार्ज -1/3 होता है। वो कौन से 3 थे ये लिखे हुए, डाउन क्वार्क, बॉटम क्वार्क या स्ट्रेंज क्वार्क। तो जी ये सवाल में जो मीजॉन है वो मीजॉन, जिस मीजॉन में जो दूसरा क्वार्क मौजूद है वो या तो डाउन क्वार्क है या बॉटम क्वार्क है या स्ट्रेंज क्वार्क। यानी उसकी कंपोजिशन ये होगी, या तो वो ये है मीजॉन, या फिर वो ये है मीजॉन, या फिर वो मीजॉन ये है। 3 में से कोई एक है। एंड दिस इज द सेकंड क्वार्क। तो पॉसिबिलिटीज हैं, तो सेकंड क्वार्क कुड बी डाउन क्वार्क और बॉटम क्वार्क और स्ट्रेंज क्वार्क, ठीक है। तो आप कोई एक यहां लिख दीजिएगा, दैट्स इट। सही है सर। सर ये ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चन के अंदर हम ये वाला भी ऑब्जर्वेशन नहीं है कि अगर सिर्फ एक अल्फा पार्टिकल 180 पे रिफ्लेक्ट हुआ था। ये चीज है कि जी टोटल चार्ज जो है एटम का वो वेरी स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड है। तो ये उसके जब ये कहा जाएगा तो फिर आप वो वाला लिखेंगे।
वो जो 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हुआ था, ठीक है। बहुत सारे पार्टिकल्स या तो सीधे स्ट्रेट गुजर गए थे या बहुत ही कम एंगल 10 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुए। इसका मतलब है कि जी बहुत सारा स्पेस एटम के अंदर खाली है। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे एट एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये भी इस बात का एविडेंस है कि एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस खाली है, ठीक है। चलिए जी, अब है पार्ट बी, स्टेट द कंपोजिशन ऑफ गामा रेडिएशन। तो गामा रेडिएशन, अगर जो आपको याद हो, हम जब प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो मैंने आपसे कहा था कि गामा रेडिएशंस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, एंड गामा रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। तो आप दो में से कोई एक बात यहाँ लिख सकते हैं। मैं दोनों यहाँ लिख रहा हूं इसके आंसर में। EMW स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, या सर, फिर आप ये लिख सकते हैं जी। सर ए पार्ट में हम ये भी कह सकते हैं ना कि क्योंकि बहुत कम पार्टिकल्स थे जो गोल्ड फॉइल से ऐसे ही पास कर जाते थे, तो वी कैन से दैट इट्स मेड अप ऑफ एम्प्टी स्पेस। बहुत कम नहीं बेटा, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल में से पास कर गए थे। बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा पार्टिकल्स पास कर गए थे, सही है सर। ठीक है। अच्छा जी, तो गामा रेडिएशंस कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स। तो दोनों में से कोई एक बात आप यहां लिखेंगे, ठीक है। चलिए जी, पार्ट सी, टेबल कंप्लीट करना होगा आपको। लिस्ट्स द नेम्स ऑफ 3 पार्टिकल्स एंड पॉसिबल क्लासिफिकेशंस फॉर देम। पार्टिकल नेम, न्यूट्रिनो, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो अब आपको यहां आइडेंटिफाई करना है, क्या न्यूट्रिनो बैरियन है, हेड्रॉन है या लेप्टॉन है। तो अभी ऊपर से सवाल गया था एक, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो वाला, वो काइनेटिक एनर्जी। तो उसमें हमने बता दिया था कि न्यूट्रिनो जो है ये, इसका ताल्लुक लेप्टॉन से है, ठीक है। तो ये जी लेप्टॉन है न्यूट्रिनो। आप, इन्होंने कुछ लिखा नहीं, हाँ टिक करना है, सॉरी, नीचे लिखा हुआ टिक करना है। अब जी न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये क्या है। न्यूट्रॉन हेड्रॉन है, और ये वो हेड्रॉन है जो 3 क्वार्क से मिलकर बना है, और जो हेड्रॉन 3 क्वार्क से मिलकर बना है उसको बैरियन कहते हैं। तो न्यूट्रॉन बैरियन भी है और हेड्रॉन भी है। पॉजिट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है और इसका ताल्लुक लेप्टॉन से है, ठीक है। तो इसका ताल्लुक लेप्टॉन से है। तो ये इस तरह से आप टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। खत्म हो गया है, कोई और पार्ट है इसका। अच्छा भी एक और कोई पार्ट भी है भाई। चलिए जी, पार्ट डी, द डिस्कवरी ऑफ ए पार्टिकल विद एन अनयूजुअल चार्ज वाज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ क्वार्क्स। द पार्टिकल इज ए हेड्रॉन विद a mass of 2.19 10 raised to power minus 27 kilogram and a charge of plus 2e, where E is the elementary charge. Calculate the mass in U of the particle. Give your answer to 3 significant figures. चलिए, मास, तो मास देखिए आपको जो दिया हुआ किलोग्राम में दिया हुआ है, और हमें इसको कन्वर्ट करना है इस यूनिट में। तो आपको अगर याद हो, मैंने एक कन्वर्जन आपको बताई थी कि 1 U जो होता है, इट इज इक्वल टू 1.66 10 raised to power minus 27 किलोग्राम। तो इस फैक्टर को हम यूज कर सकते हैं, और जो हमें हेड्रॉन का मास दिया हुआ है हम उसको यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको करके दिखा देता हूं। यहाँ पे 2.19 10 raised to power minus 27 divided by 1.66 10 raised to power minus 27। तो उसको आइए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 20 पावर तो कैंसिल आउट हो जाएगी, और 2.19 को डिवाइड
कर देते हैं 1.66 से। ठीक है, चलिए मैं भी कैलकुलेटर से कर लूँ, आप भी क्या चेक कर लीजिए। 2.19 डिवाइडेड बाय 1.66, ये हमारे पास आ रहा है कोई 1.32 U। ठीक है, ये मास को हमने किलोग्राम से यू में कन्वर्ट कर दिया, 1.32 U। अच्छा जी, अब नेक्स्ट पार्ट है, डिटरमिन a possible quark composition of a hadron with a charge of +2e. Explain your reasoning. तो हेड्रॉन आपको पता है, तो इसमें 3 क्वार्क्स होते हैं, और टोटल चार्ज उन्होंने हमें बता दिया है +2e। अब हमें क्वार्क कंपोजिशन का मतलब है वो हेड्रॉन जिन 3 क्वार्क से मिलकर बना है, वो 3 क्वार्क्स हमें बताने हैं कौन से हैं। तो अब हमें देखना ये होगा कि कौन से 3 क्वार्क्स के हम चार्ज को ऐड करें तो हमारे पास +2e आए। ठीक है, चूंकि रिजल्टेंट चार्ज पॉजिटिव है, तो पहले हम वो वाले क्वार्क्स कंसीडर करते हैं जिनका चार्ज पॉजिटिव होता है, +2/3e। पॉजिटिव वाले कौन कौन से होते हैं अगर आपको पता हो, अप क्वार्क होता है, टॉप क्वार्क होता है, चार्म क्वार्क होता है। ये 3 क्वार्क्स हैं जिनके चार्ज जो है वो पॉजिटिव 2/3e। तो जी नेक्स्ट भी हम यही वाला ले लेते हैं, और नेक्स्ट इनको ऐड करें, तीनों को देखें क्या आता है। वैसे तो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, लेकिन बहरहाल मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि वो 3 क्वार्क जो हैं, वो इन 3 में से कोई भी पॉसिबिलिटीज हो सकती, इन 3 में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ पॉसिबिलिटीज नीचे लिख के दिखा देता हूं। वो हेड्रॉन कुड बी UTC और UUC और UCC और CCC, और there are so many possibilities, TCC, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप कोई एक लिख दीजिए यहाँ पे, बस दैट्स इट, कोई सी भी एक लिख दीजिए अपनी मर्जी की, चाहे ये लिख दें, लेट मी शो यू, कोई भी एक इन तीनों में से। ठीक है, ये जो मैंने 4 पॉसिबिलिटीज यहाँ लिखी हैं, इनमें से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मई जून 2023, वेरिएंट 23, और पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 7 था, थ्योरी। तो जी पार्ट ए है, टेबल शोज इनकम्प्लीट डाटा फॉर 3 फ्लेवर्स, यानी 3 टाइप्स ऑफ कॉर्क, द एलिमेंट्री चार्ज इज E। कंप्लीट द टेबल बाय इंसर्टिंग द मिसिंग चार्जेस। तो देखिए ये तो आपको याद होने चाहिए ना, याद होंगे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। डाउन का तो मैं 1-2 के मैं लिख रहा हूं, बाकी आप कंप्लीट कीजिएगा। डाउन का मैं लिख देता हूं 1/3e। चार्म का तो अभी गया था पीछे, पीछे इस ऊपर वाले पार्ट में हमने लिखा था। अब एंटी कॉर्क जो है, इनके चार्ज जो है वो उसकी साइन सिर्फ अपोजिट होती है, तो ये आपका हो जाएगा -2/3 हो जाएगा ये। अप, उसका अप, एंटी अप, एंटी डाउन, एंटी चार्म। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं।
Using the symbols given in table 7.1, state a possible quark combination for the following hadrons. A neutral baryon. Neutral baryon. न्यूट्रल बैरियन जो है एक्चुअली में न्यूट्रॉन होता है, ये न्यूट्रॉन है, लेकिन हमें इसकी कंपोजिशन बतानी है ना। तो न्यूट्रॉन आपको मालूम है इज मेड ऑफ 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क्स, ठीक है। अब जी, a meson with a charge of plus e, टोटल चार्ज उसका प्लस ई होना चाहिए। A meson with a charge of plus e, इन्हीं में से बताना है आपको। अच्छा, अब आपको ये बात तो पता ही है कि मीजॉन जो है इसमें एक क्वार्क होता है और एक एंटी क्वार्क होता है। तो ये आपके पास क्वार्क्स हैं, ये आपके पास एंटी क्वार्क्स हैं। अब इनमें से आपको कॉम्बिनेशन बतानी है कि कौन सा क्वार्क और कौन सा एंटी क्वार्क मिलकर टोटल चार्ज आपको प्लस ई देगा। सर तो क्वार्क ज्यादा पॉसिबिलिटी, जी बेटा, अप क्वार्क और एंटी डाउन क्वार्क। जी बिल्कुल सही है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है जैसे इन्होंने भी बताया, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। इसी तरह से अगर आप रियलाइज करें तो ये भी हो सकता है चार्म एंड डाउन क्वार्क, यानी आपको क्वार्क में से वो क्वार्क चूज करना होगा जिसका चार्ज +2/3 ई है, और एंटी क्वार्क में से वो चूज करना होगा जिसका जो चार्ज है वो +1/3 है। सो इट कुड बी यू डी बार या फिर सी डी बार या फिर, अच्छा बॉटम यहाँ उन्होंने दिया नहीं क्योंकि हमें यहीं से चूज करना था, ठीक है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो में से कोई अभी आप एक लिख सकते हैं। अच्छा जी, क्वार्क्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स आर इन अनदर ग्रुप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, स्टेट द नेम ऑफ दिस ग्रुप। इलेक्ट्रॉन्स का ताल्लुक किस ग्रुप से, किस फैमिली से होता है, या किस क्लास से, या किस फ्ले, लेप्टॉन। नीचे कह रहे हैं स्टेट द नेम ऑफ अनदर पार्टिकल इन दिस ग्रुप। तो आप काफी पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर यू कैन राइट पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, कोई भी एक लिख सकते हैं। पॉजिट्रॉन या न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो, कोई भी एक का जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, ये आपके कुछ मैंने थ्योरी के करा दिए हैं क्वेश्चंस आपको आज। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं थ्योरी से। मई जून 2023 वेरिएंट 21 है, पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 था यानी लास्ट क्वेश्चन। एन आइसोलेटेड stationary nucleus X decays by emitting an alpha particle to form a nucleus Y. Alexander. Okay, nucleus Y and nucleus Z are isotopes of the same element. ठीक है? By comparing the number of protons in each nucleus, state and explain whether the charge, एक मिनट दीजिएगा बस जरा, ठीक है। जो मैं बायो की लैब में लैब से क्लास ले रहा हूँ, यहीं पर सिग्नल आते हैं। मैं एक मिनट जरा से डोमेस्टिक स्टाफ से जरा से मैं एक बात करके मैं भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है।
सॉरी जी, कंटिन्यू करते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ पार्ट ए। By comparing the number of protons in each nucleus, state and explain whether the charge of nucleus Y is less than, greater than, or the same as the charge of nucleus Z, nucleus X. An isolated stationary nucleus X decays by emitting an alpha particle to form a nucleus Y. तो x जो है वो डिके होता है। इसको मैं इस तरह से कर देता हूं ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। x, ये इसका मास नंबर, चार्ज नंबर या प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर, ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है 4 2, और ये न्यूक्लियस बन जाता है, ये A-4 हो जाता है और ये हो जाता है Z-2। ठीक है। Nucleus Y and nucleus Z are isotopes of the same element. तो न्यूक्लियस Y तो ये रहा, दिस इज न्यूक्लियस Y। न्यूक्लियस Z देखिए ऊपर सवाल में कहीं पर भी कोई नहीं है, मतलब इस रिएक्शन में कहीं पर भी न्यूक्लियस Z नहीं है। उन्होंने अलग से हमें बताया है कि न्यूक्लियस Y और न्यूक्लियस Z आइसोटोप्स हैं सेम एलिमेंट के। तो जब एलिमेंट सेम एलिमेंट्स के आइसोटोप हैं, क्या चीज सेम होती है? प्रोटॉन। प्रोटॉन। तो ये जो न्यूक्लियस Z है, इसका प्रोटॉन नंबर भी क्या होगा? फिर मास नंबर डिफरेंट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। तो अब आपको ये बताना है, बाय कंपेयरिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ईच न्यूक्लियस, न्यूक्लियस Y एंड न्यूक्लियस Z, स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस Y is less than, greater than, or the same as the charge of nucleus Z. जी, Y के न्यूक्लियस पे जो चार्ज है और Z के न्यूक्लियस पे जो चार्ज है वो सेम है या सर सेम किसमें? है। सेम है, क्योंकि प्रोटॉन नंबर सेम है ना। न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है दैट इज इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। तो जी, सेम प्रोटॉन नंबर, आप इसको इस तरह से रीजन लिखेंगे, सेम प्रोटॉन नंबर, देयरफॉर सेम चार्ज। अब जी न्यूक्लियस एक्स, यानी न्यूक्लियस एक्स और न्यूक्लियस वाई को कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है। तो आप देख सकते हैं कि जी इस पे जो न्यूक्लियस पे चार्ज है वो इतना है, और न्यूक्लियस वाई के पे जो चार्ज है वो इतना है, तो सेम तो नहीं है। न्यूक्लियस एक्स हैज ग्रेटर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देन न्यूक्लियस वाई। न्यूक्लियस वाई में आप देख सकते हैं दो प्रोटॉन्स कम हैं एज कंपेयर टू न्यूक्लियस एक्स। तो इसको आप इस तरह से आंसर कर सकते हैं, लेट मी राइट। अच्छा जी, अब क्या है पार्ट बी। use the principle of conservation of momentum to explain why nucleus Y cannot be stationary immediately after the decay of nucleus X। 2 मार्क्स का है, तो आप चाहें तो इक्वेशन देखना है, सवाल जो भी है आपके सामने है। ये मैं चाहूंगा कि पहले आप इसको अटेम्प्ट करें, ट्राई करें, आप इसका जवाब दें। शाबाश।
Sir, I think they will both move in the opposite direction. ठीक है, क्यों? वाई? वाई? अच्छा, कौन से दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं? सर अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस वाई वाले। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये आपने आधा जवाब तो दे दिया, 2 में से 1 मार्क। अब रीजन बताना है वाई ये अपोजिट डायरेक्शन में क्यों मूव करेंगे। मैं एक चीज यहां पर वो कर रहा हूं, शेड। देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए आप। सर आधा ताकि जवाब, टोटल मोमेंटम जीरो हो इसलिए। जी बिल्कुल। देखिए, ये आपका आ गया न्यूक्लियस एक्स, तो ये स्टेशनरी है ना बेटा शुरू में। मैं नहीं कह रहा, सवाल में लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, स्टेशनरी न्यूक्लियस एक्स। अब ये आपको याद है मोमेंटम में हमने एक टॉपिक पढ़ा था एक्सप्लोजन, तो आप इसको डिके को ऐसे ही समझिए, एक्सप्लोजन। अब न्यूक्लियस एक्स जो है डिके यानी एक्सप्लोड होता है, और जी अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस वाई को मैं ऐसे शो कर देता हूं। ऑफ कोर्स चूंकि बिफोर डिके ये न्यूक्लियस एक्स स्टेशनरी है, तो टोटल मोमेंटम 0 है बिफोर डिके। तो जी फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आफ्टर डिके भी टोटल मोमेंटम 0 होना चाहिए। एंड फॉर दिस द टू, द अल्फा पार्टिकल and the nucleus Y must be moving in the opposite direction, ठीक है, so that their total momentum is 0, ठीक है। तो आफ्टर भी ये बिफोर है और ये आफ्टर है। बिफोर डिके टोटल मोमेंटम, आफ्टर डिके टोटल मोमेंटम भी 0 होना चाहिए। तो जी टोटल मोमेंटम आफ्टर डिके 0 होने के लिए both the alpha particle and the nucleus Y must be moving in the opposite direction. ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं चलिए जी, तो मैं इसको लिख देता हूं, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही मैं लिख देता हूं। सो एज टोटल मोमेंटम must remain conserved, therefore total momentum of alpha particle and nucleus X must be 0 and this is only possible if both are moving। सर आपने न्यूक्लियस एक्स लिख दिया वाई के वजह। सॉरी, बिल्कुल सही कहा आपने, न्यूक्लियस वाई, नीचे डायग्राम में वाई बना हुआ है, ठीक है जी। आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स इट, ठीक है। चलिए जी, तो आज की क्लास को मैं ही रोकता हूँ क्योंकि फिर मेरा 8 की क्लास है, और वेडनेसडे भी मैं तो बहरहाल स्कूल में हूँगा, और फिर अगर आप वेडनेसडे आते हैं प्रैक्टिकल के लिए तो मोस्ट वेलकम, प्रैक्टिकल हम कर लेंगे, ठीक है। और अगर टाइम हुआ तो फिर हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे पास पेपर से। अच्छा जी, मैं ये चाहूंगा कि जो शुरू में टॉपिक्स पढ़े थे ना, खास तौर पर क्योंकि मैंने अभी जो आप लोगों के मॉक वगैरह चेक किए थे, तो थोड़ा आपको
मैं जर्नल बात कर रहा हूँ, किसी एक इंडिविजुअल को नहीं पॉइंट आउट कर रहा। जर्नली जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि जरा जो आपका काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स है ना, ये जरा थोड़ा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का अभी भी थोड़ा वीक है। तो मैं चाहूंगा कि अब मैं आपको उनके करंट पास पेपर जैसे 2025 अक्टूबर, नवंबर, मई, जून, फिर 2024, तो ये करंट पेपर्स के क्वेश्चंस इन टॉपिक्स की अगर हम करते हैं प्रैक्टिस, तो ये अगर आपका पिछले टॉपिक्स रिवाइज भी हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है सही सही है सर। जी, ठीक है। तो वेडनेसडे इंशाल्लाह फिर अगर स्कूल में हुए तो स्कूल में मुलाकात होगी, अदरवाइज अगर आप नहीं हुए तो फिर ऑनलाइन ही हम कर लेंगे। ठीक है, बस ये ख्याल रखिएगा 16 अप्रैल तक आप लैब यूज कर सकते हैं, बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स। 16 अप्रैल के बाद यानी फ्रॉम 17 अप्रैल लैब्स क्लोज हो जाएंगे। क्लोज होने का मतलब है आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगी, क्योंकि फिर वो सीआई के प्रैक्टिकल की एग्जाम्स की प्रिपरेशन में बिजी होते हैं। इवन मैं भी नहीं ऊपर लैब में जा पाऊंगा, मतलब मुझे भी अलाउ नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए, इसको बस ध्यान में रखिएगा। तो अगर वेडनेसडे आप आते हैं, मेरा टाइम आपको पता है, वेडनेसडे मैं 12:10 पर या 12 बजे होऊंगा उसी वहां, लेकिन जरूरी नहीं है आप सुबह आए, तो आप सुबह आके भी लैब में जाके प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्लास एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। सर वो पार्टिकल फिजिक्स के सर वो नोट्स में कह रहा था भेज दीजिएगा। मैंने अच्छा, मैं अभी सेंड कर देता हूँ, मैं अभी सेंड कर देता हूँ, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ, अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज बेटा।